प्रणाम गुरु जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचय। ओम गुरुवे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आनंद है जीवन में। बीच बीच में आप लोग देखो अनम्यूट मत करिए। आप लोगों से विनम्र अनुरोध, आप लोग बीच में अनम्यूट मत किया करिए। कारण क्या है कि आपकी आवाज आती है तो अच्छा लगता है, बीच बीच में बगल बगल से आवाजें आ जाती है। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे तो जो या अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी दिक्कत महसूस होगी, या फिर जो विद्यार्थी एब्सेंट है उसको भी समस्या खड़ी होती है। हम सभी को अपने जीवन में अनुशासन को लाना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अनुशासन ले आएंगे, योग के विषय में ये पढ़ाया जाता है ना, योगा अनुशासन। योग जो है व्यक्ति के जीवन में अनुशासन ले आता है। अनु कहते हैं छोटा, सबसे छोटी क्या होती है? शरीर जो दिखता है, शरीर से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। तो योग जो है व्यक्ति का आत्मानुशासन। सो बीच बीच आप पता नहीं ऑटोमेटिक आप लोगों का अनम्यूट हो जाता है कि आप लोग करते हैं? कर देते होंगे। कर देते हैं सर। योगेश जी कैसे हैं? ठीक है सर, 2 दिन गायब रह गए सर, हम अब चलिए बहुत अच्छा है। जीवन में कोई भी काम निरंतर करना चाहिए, और करना चाहिए। क्या करना है जीवन में? हम लोग करने के लिए आए हैं, बिना किए रहा नहीं जा सकता। कौन सा काम व्यक्ति को करना चाहिए, कौन सा काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ी समस्या है मनुष्य के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरेखा जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। तरनी शर्मा जी आप कैसी हैं? ठीक हूँ सर। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? जी जी जी। ये बताइए, आप में से कितने लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं? सर मैं कर रही हूँ। अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी सर, लेकिन कॉल बहुत कम आती है सर। आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? सर एस्ट्रोगिरी पर। अच्छा एस्ट्रोगिरी पे। तो रुकिए, आज आपके पास कर देते हैं, कुछ कॉल आएगी आपके पास। लाइव शो कर रहे हैं कि नहीं आप? जी आपने मना कर दिया। 40-45 मिनट का लाइव शो ले लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से केपी एस्ट्रोलॉजी में चले गए थे। आप में से किसी को याद है हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे? हाँ जी गुरुजी, हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे। चलिए केपी एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोलते हैं। गुरुजी किसी जातक के बारे में पूछ सकते हैं? नहीं भाई, क्या हो गया जातक? क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा बोल रहे हैं। अरे राजीव जी, कौन से जातक के बारे में पूछना है आप? कल एक लेडीज आई थी, तो वो ये बता रही कि मेरे पति का अवैध संबंध है और वो औरत उसको छोड़ नहीं रही है। कुंडली के विषय में उनको पता नहीं कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, तो कौन सा ऐसा उपाय करे जो उससे छुटकारा मिल जाए। औरत पति को नहीं छोड़ रही है, पति औरत को नहीं छोड़ा, पहले ये पता करें तो हम बताएंगे उपाय आपको। उसका पति
उसका पति उस औरत से मतलब छुटकारा चाहता है जो दूसरी औरत है, लेकिन वो औरत छुटकारा नहीं देगी कि हम मर जाएंगे, काट लेंगे हाथ और तुमको फंसा देंगे, ऐसा बस सब कह रही है। हाँ, तो वो तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जी ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विद्वेषण का प्रयोग कर दे तो हो सकता है दोनों में झगड़ा पैदा। हाँ, तो कौन सी पूजा है वो बता दीजिए, करवा दे इनकी। देंगे आपको। एक्चुअली ये ना प्लेटफॉर्म लाइव है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम आपको बता देंगे, सारे लोग जी जी करने लग जाएंगे, ये बड़ी समस्या आ जाती है और सारा पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा ये बहुत मतलब खतरनाक खेल होता है, समझ लीजिए। आप किसने किया भाई, जिसने बताया उसी के ऊपर चढ़ जाएगा। चित्रगुप्त महाराज बैठ करके लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से आया, यूट्यूब के द्वारा चला गया। ये देखिए, इनका मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी बना दिया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन पे। ये कुंडली समीर जी की है, समीर जी की कुंडली का ये केपी चार्ट है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो केपी चार्ट है ये उन हाउसेस को बताता है। केपी चार्ट में हम लोगों को पढ़ाया ये जाता है, इसको समझिए, कोई भी ग्रह फल किसका देगा, जब अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत आएगा तो फल किसका देगा, ये है प्रश्न। कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छी पद्धति निकाली कि दशांतर दशा के अंतर्गत जब भी कोई ग्रह फल देगा तो किसका देगा। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, उसको समझिए, 2-3 बार समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, हिंदी करते हैं। मेरे पास एक कॉल आई है, अगर ये कॉल कनेक्ट होती है तो आप लोग एंजॉय करिएगा, नहीं कनेक्ट होती तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी देखिए, ग्रह निर्देशन खाका 2, सबसे पहला फल ग्रह जो है ए कैटेगरी का देगा, वो जिस भाव में उसके नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति। मतलब पहला फल नक्षत्र भाव की स्थिति का देगा और दूसरा फल देगा जहां स्वयं ग्रह की स्थिति होगी। इसको हम आपको समझाते हैं, देखिए इसको समझिए, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि ऐसे उटपटांग ढंग से कैसे लिख दिया गया है। इसमें देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, देखिए यह सूर्य जो है छठे घर में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है ना। हाँ सर। हाँ, इसको समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना, बहुत उटपटांग प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह क्या करेगा। अब इसमें देखिए, जो भी ग्रह जहां बैठेगा उसका फल द्वितीय स्तर का आ रहा है, देखिए मेरी बात समझ में आ रही है। सूर्य जो है जी सर। अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत छठे भाव का फल देगा, लेकिन बाद में देगा और कम प्रभावी देगा। वो सबसे ज्यादा फल देगा तीसरे भाव का फल। अब तीसरा नंबर लिखा है नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति। ऐसे ही बने रहिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ये कहां से 3 नंबर आया, कोशिश किया जाए, क्योंकि बिना इसको समझे ना हमको लोगों को लगता है कि सब कैसे ये नंबर लिखते हैं। देखिए इसके लिए ये वाला चार्ट समझिए, सूर्य जो है क्या लिखा, ये है सूर्य। सूर्य किसके नक्षत्र में, देखिए
सूर्य रोहिणी के नक्षत्र। रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र। अब ये रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? रोहिणी नक्षत्र का स्वामी, ये तो आपने चंद्रमा। चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा कहाँ स्थित है देखिए, तीसरे भाव में है। जी सर। जी गुरुजी, तीसरे में है। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो पहली वाली टेबल है, अब इसका समराइजेशन कैसे दिमाग में करें? जो ग्रह जहां बैठा होगा उसका फल बाद में देगा, और या फिर कब देगा, ये दिमाग में अपने रखिए। समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जब हम ज्योतिष को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ये लग्न कुंडली मैंने ले ली, अब इसके बाद मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया, ये बताइए गुरुजी, मेरा गुरु चतुर्थ भाव में है, ये क्या फल देगा? आप ऐसे समझिए कि गुरु जो है चतुर्थ भाव का फल बाद में देगा, पहले उस भाव का फल देगा जिसके नक्षत्र के स्वामी की स्थिति जिस भाव में हो। समझ में आ रही मेरी बात? और एकदम सर आ गया नहीं है? मेरे साथ इस कक्षा में 22 लोग जुड़ चुके हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही हो तो हैंड रेज कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही से आ रही है गुरुजी। कारण क्या है कि ये प्रिडिक्शन अपने दिमाग से आज के बाद बिल्कुल मत करिएगा कि चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु क्या करेगा। कारण क्या है कि वो चौथे में बैठा तो है, अब उस किस नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसका फल देगा। ये इसीलिए ये थोड़ा सा माइन्यूट हो जाता है। जैसे नक्षत्र का स्वामी, हम लोग इसको भी आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, आप लगातार दूसरी क्लास में आ गए। जी गुरुजी, मैं दोनों क्लासों में एनरोल्ड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करिए। जी गुरुजी। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे नक्षत्र वाला? हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, उसको और माइन्यूट करने जा रहे हैं। आप एकदम निश्चिंत होकर के क्लास में बने रहिए, एकदम निश्चिंत। गुरुजी, वो जो नक्षत्र, गुरुजी जो नक्षत्र के स्वामी, उसके बारे में थोड़ा पता नहीं है। हाँ जो वही रोहिणी बताने जा रहे नक्षत्र के स्वामी। हैं, एकदम आप लोग जी निश्चिंत। जी जी गुरुजी। आप लोग निश्चिंत भाव से शांतिपूर्वक कक्षा में बैठे रहें, हम सब कुछ बताएंगे आपको। ये वाला चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी दिख रहा है। वो काफी छोटा है, हम बड़ा ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। छोटा देखिए, यहाँ पे लिखा है हम बड़ा ढूंढते हैं, कोई कहीं बड़ा होगा। गुरुजी कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबा दो, ये बड़ा हो जाएगा। क्या दबाएं? कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। अच्छा, कंट्रोल के साथ। उस पर कर्सर रख के, अच्छा, उस पर कर्सर रखें। हाँ एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्लस।
बड़ा हुआ, गुड, एक बार और करें, गुड आइडिया, थैंक यू, बहुत बड़ा हो गया। माइनस कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। प्लस के साथ माइनस कर दीजिए गुरुजी, छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र में अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वशी, पुक, अश्लेषा। तो अब इसके बाद फिर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का पेयर बना लीजिए आप। फिर मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती। अब इसमें जो ग्रहों के इन तीनों नक्षत्र में अश्विनी, मघा, मूल, इसका स्वामित्व केतु के पास है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में आपका है। अब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में आने की वजह से सूर्य जब आएगा अपनी दशा अंतर दशा में तो वो केतु का फल देगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए मतलब सूर्य जो है, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब तेजस्विता ले आएगा, वो केतु का फल देने लगा। अब इतना माइन्यूट प्रिडिक्शन आप करेंगे कि कोई आपके प्रिडिक्शन को पकड़ नहीं पाएगा, समझ लीजिए। इसी जब नक्षत्रों पे बेस्ड प्रिडिक्शन करते हैं तो अब व्यक्ति को कहेंगे कि जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, बताइए। केतु तो जीवन में दरार लेके आता है ना, जीवन में कठिनाइयां लेके आएगा। तो हर ग्रह की नक्षत्र के भाव की स्थिति और उसका स्वामी कौन है उसको कोरिलेट करना है। तो इसमें 3 काम करने पड़ते हैं। वो ग्रह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामित्व किसके पास है। तो आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल माइन्यूट बैठेंगे। अदरवाइज होगा क्या कि लोग कहेंगे कि गुरु तो हमारा इस राशि में बैठा है, अब उसका कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है। गुरुजी आवाज बीच बीच में ना कट रही है थोड़ी। रेनू रेनू वे काम कर चेक कर चेक कर। अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में नक्षत्र को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में बैठा है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़, ये शुक्र के नक्षत्र में आते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़, ये सूर्य का नक्षत्र है। अब देखिए अगर सूर्य अपने नक्षत्र में विद्यमान है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए सूर्य कृतिका नक्षत्र में, उस परिस्थिति में सूर्य जहां बैठा है उसी का फल देगा। तब आप उसके नक्षत्र के स्वामी को, क्योंकि वो नक्षत्र उसको उसी का नक्षत्र है, वो उसी नक्षत्र का स्वामी है, तो उस हाउस का फल जो होता है वो 2 टाइम्स ज्यादा आने लगेगा। फिर रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये चंद्रमा के नक्षत्र है। अभी अभी हम लोग के पास जो समस्या आई थी कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है, चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र, ये गुरु के नक्षत्र हैं। मुख्य, अनुराधा, उत्तराभाद्र, ये शनि के नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध के नक्षत्र हैं। अब यहां से ऊपर से चेक करिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये 9 का पेयर है। शुरुआत केतु से होती। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन, पहले वाले के बारे में पूछते हैं। तो पहले वाले का केतु हो गया, और 9वें नक्षत्र का स्वामी कौन है, बुध। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। एक और विषय पे चर्चा करेंगे, गंडमूल नक्षत्र। ये भी काफी लोगों को बहुत परेशान करता है कि मेरा बेटा इस मूल नक्षत्र में आ गया। तो ये विषय भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, कौन कौन से नक्षत्र गंडमूल में आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि
नक्षत्र का स्वामी कौन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केतु के जो नक्षत्र होंगे अश्विनी मघा मूल, वो सारे केतु के परिणाम देंगे, उसमें कोई भी ग्रह बैठ गया, ये दिमाग में फिक्स करिए कि जो नक्षत्र है परिणाम भी केतु के आएंगे। इसको हम लोग ठीक से और भी समझेंगे। इसके पहले वाली शीट को खोलते हैं। आप लोग इसका अगर मोबाइल हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख नहीं पाया। अब आपको एक बात बताएं, हाँ आप करो, आप करो। नहीं अरे मेरा वो 25 रुपये और परमिट का चल रहा है। तुम्हारा 25 रुपये परमिट का चल रहा है? उस पे नहीं, दूसरे पे है। देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, ये जो चार्ट है देखिए यहां से लेके ये चार्ट में ये रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी कौन कौन से नक्षत्र उस व्यक्ति के पास, रोहिणी नोट कर लीजिए, शतभिषा नोट कर लीजिए, फिर रोहिणी है, फिर भरणी है, अनुराधा है, पुख है, चित्रा है, मृगशिरा है, मूल है। इसके बाद क्या करना है, इस नक्षत्र के स्वामी को ढूंढोगे। जैसे रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, सभी को है। अब इन सारे नक्षत्रों के स्वामी लिख डालिए। इससे होगा क्या कि कोई भी ग्रह जो परिणाम पहले अस्त्र में तो उसी ग्रह का दे रहा है जिसके नक्षत्र में वो बैठा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होगा, कौन सा प्लैनेट इस व्यक्ति को बहुत जबरदस्त ढंग से प्रभावित करेगा। और अगर वह प्लैनेट वैदिक कुंडली में आप जाके चेक करते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उस व्यक्ति का जीवन उस दिशा में जाएगा। अगर नहीं पावरफुल है तो हम क्या करेंगे, हम उसे कुछ उपाय बताएंगे, कुछ मंत्र जप बताएंगे, कुछ दान करना बताएंगे, कुछ रत्न को धारण करना बताएंगे, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में उस प्लैनेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। ये इसका यूटिलाइजेशन होता है। जब हम माइन्यूटली अध्ययन करेंगे किसी विषय में, तो इस विषय का उपयोग करके हम उस व्यक्ति के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वो हमारे पास इसीलिए आया ना कि उसके जीवन को हम अच्छा करें। तो अच्छा करने के लिए हमने उसका सूक्ष्म अध्ययन किया। सूक्ष्म अध्ययन से तो सूक्ष्म अध्ययन के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जो जीवन में बढ़ने वाली संभावना है उसको बढ़ाना है। तो जब आप उस व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है प्रसन्न होगा। जब वह व्यक्ति प्रसन्न होगा तो आपके ज्योतिषी होने का उद्देश्य पूरा हो गया। आज हम आपको एक विषय पढ़ाते हैं कि किस व्यक्ति को भू संपत्ति से लाभ मिलेगा। अब हमको केपी एस्ट्रोलॉजी यूज करनी है और उस व्यक्ति को बताना है कि क्या आपको जमीन से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो क्या चेक करेंगे, जैसे लोग बोलते हैं ना हम रियल एस्टेट में जाएं कि ना जाएं, या फिर हम मेरे पास जमीन होगी कि नहीं होगी, मकान होगा कि नहीं होगा। देन केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे करेगी कि भू संपत्ति के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि और मंगल। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लीजिए सर, बहुत बड़ा दिख रहा है कि नहीं? कट जा रहा है सर। कट जा रहा है? नहीं गुरुजी दिख रहा है, ये इन्होंने अपने स्क्रीन को जूम किया होगा, दिख रहा है सब कुछ।
दिख रहा है, शनि और मंगल जो है ये अच्छा अच्छा ठीक है। भू और संपत्ति के कारक है। चौथा भाव जो होता है संपत्ति का होता है, भूमि का होता है। इसके साथ 12वां जो होगा इन्वेस्टमेंट होगा, 11वां इनकम है। शनि जो है निर्माण का भी कारक है, वास्तु। और मंगल भूमि का कारक है। अब इसको एक चार्ट पे लगा के देखा जाए। और एक और इसमें होता है कि औद्योगिक भूमि से लाभ मिलेगा, इंडस्ट्रियल लैंड से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्रियल लैंड। इसमें 4, 6, 12 के साथ अगर 10वां और 11वां भी एक्टिवेट कर, और इसमें जो कारक ग्रह आते हैं शनि मंगल, इसके साथ राहु भी होना चाहिए। इसमें 4 जो होता है व्यक्ति का जमीन होता है, 6 इंडस्ट्रियल जमीन, 12 इन्वेस्टमेंट है, और 10 और 11 कैरियर है। जो कॉम्बो बनते हैं इसमें 4, 11, 12 बन सकते हैं, 4, 6, 11 बन सकते हैं, 4, 6, 10 भी हो सकता है, और 6, 10, 11 भी हो सकते हैं। और ये शनि और मंगल कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो इस तरह का उस व्यक्ति के साथ घटना घटित हो सकती है। बेसिकली 12 नंबर क्या बोले? 12 नंबर 12 नंबर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का होता है। मान लो कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करे या फिर ये जानना चाहे वो औद्योगिक भूमि में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट पा सकता है कि नहीं पा सकता। होता है नहीं, बहुत सारे लोग हाँ। इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज। सो ऐसा गुरुजी, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट से कहना कि प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ मतलब एप्रिसिएशन मिल गया, कुछ इंक्रीज हो गया प्राइस। एक है कि उसमें इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री चलाना, तो इसमें क्या तात्पर्य रहेगा? ये व्यक्ति फैक्ट्री चलाएगा, इसमें आप ऐसे समझो कि कभी कभी होता है ना कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर टेकिंग द प्रीमाइसेस ऑन रेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं रेंट पे प्रीमाइसेस लेके चलाते हैं। ये जहां यहाँ पे है इस्टेब्लिशमेंट है। और अब इसमें एक बात और भी बड़ी स्पष्ट ढंग से समझ लीजिएगा, ओनरशिप और यूजर, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द लॉन्ग पीरियड, बट यू आर द यूजर। सो वो इसी से आता है कि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो भी 4, 6, 12, 10, 11 आपके पास आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं लैंड का ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, लैंड का, एरिया का, ऑक्यूपेंसी का। और उसमें अदर पार्ट जो आपने कर लिया, जैसे होता नहीं है कि सम पीपल भी उन्होंने प्लॉट खरीद लिया, अब अगले साल रीसेल करेंगे, तो वो भू संपत्ति हो गई, दैट इज देयर प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट देयर बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि सपोज कर लो आपने बहुत लंबा एरिया ले लिया, अब उसमें आपने प्लॉटिंग स्टार्ट कर दिया मेनी फोल्ड, तो दैट कम्स अंडर बिजनेस। अब सिर्फ एक प्लॉट आपने 1000 स्क्वायर फीट का खरीदा और उसको आपने 10 साल बाद बेचा, सो इट इज नॉट अ बिजनेस। सो वो शनि मंगल की है, वो भू संपत्ति है। इंडस्ट्रियल में जब जाएंगे, यू आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट, आप उस पर कुछ किसी तरह का कोई काम करने वाले हैं। तो ये शनि मंगल शुक्र भी साथ में आएगा। हाँ, मनी के लिए। मनी के लिए, तो वो इस तरह के काम आता है। अब इसको करना क्या है, हाउ टू यूटिलाइज इट। हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका प्रयोग कैसे करना है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको केपी चार्ट खोलना पड़ेगा। केपी चार्ट एक देखते हैं, देखिए ये वाला चार्ट खोल गया है। अब इसमें समस्या क्या है कि अब इस चार्ट को हम समझे कैसे, अनायास तो समझ नहीं सकते। अब इस चार्ट को समझने के लिए जो आपको मैंने सिग्निफिकेंट बताए हैं उसको लिख लीजिए।
जैसे यहाँ पे देखिए शनि मंगल, शनि को चेक करिए, शनि महाराज कहाँ है, शनि गायब हो गए, यहाँ है। अलग से लिख लीजिए, क्योंकि एक साथ लिखे रहेंगे आप याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। 6 10 5 12 मंगल के पास चेक करिए क्या है? मंगल है 3 6 8 5, 3 6 8। क्या कहीं कहीं से ये कॉम्बिनेशन आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहा है? शनि का थोड़ा बहुत ले जा रहा है गुरुजी। जब भी हम बात करते हैं केपी सिग्निफिकेटर की, तो ये जातक अगर आपके पास आके ये प्रश्न पूछता है क्या इसके पास जमीन होगी कि नहीं होगी, तो देखो इसमें 4th हाउस एक्टिवेट नहीं है चौथा घर, अपना भूमि नहीं है, अपना घर नहीं है। हाँ, तो इसमें समस्या ये खड़ी हो जाती है, अपना घर नहीं हुआ तो पापा का घर हो सकता है इसके पास, एंसेस्टर प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है। स्वयं के विषय में अगर जानना हो तो इसके पहले वाला चार्ट जो मैंने आपको बताया तो इसकी तरफ फोकस करते हैं। उसमें देखिए 4 है संपत्ति और भूमि है, 12 इन्वेस्टमेंट है, 11 इनकम, और शनि निर्माण का काम करेगा, मंगल भूमि का काम करेगा। सो निर्माण तो जमीन पे ही होगा ना, इसमें जो प्राइम आपको प्रायोरिटी देनी है वो चौथे भाव को जरूर देनी है। अब इसमें हुआ क्या है इस चार्ट में, जिसको आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो, कि इस जातक का चौथा भाव शनि और मंगल ने एक्टिवेट नहीं किया। अब चौथे भाव को चेक करिए कौन एक्टिवेट कर रहा है। जैसे सूर्य के पास नहीं है, चंद्रमा के पास नहीं है, मंगल के पास बिल्कुल नहीं है, बुध के पास नहीं है, गुरु देखिए लास्ट स्टेज में चौथे भाव को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ देखिए यह है ना, जिस भी बहुत वीक रिजल्ट देगा ना। हाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है ना, जब भी किसी के ऊपर प्लस लिखा होता है इसका मतलब वो प्लैनेट चौथे भाव तक का फल देगा। इस समस्या का निराकरण अगर ये जातक आपसे पूछता है कि क्या मेरे पास अपनी जमीन हो सकती है, इस परीक्षा पेज में आप क्या उत्तर देंगे? गुरु की दशा में होगा, होगा दशा जमाएगा तो। हाँ जी नहीं गुरुजी, संभावना बहुत कम है क्योंकि 4th नंबर पे है वो। हाँ जी हाँ जी। और दूसरी एक और समस्या खड़ी हो जा रही है, न सिर्फ वो संभावनाएं हैं बल्कि जो 4th हाउस का एक्टिवेशन हुआ मिनिमम है इस चार्ट में। आप ध्यान से देखो, चौथा घर इस चार्ट में बहुत कम बार एक्टिवेट हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है? तो काफी डिफिकल्टी होगी, अगर ये जमीन बनाना चाहेंगे अपनी तो काफी मुश्किलें होगी। ये कहाँ रहेंगे बताइए? सर या तो अपने पिताजी के घर में या किराए पे। हाँ, रेंट के मकान में रह सकते हैं, घर से दूर रहेंगे, घर के पास रहेंगे। देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको, जैसे ये चौथा घर व्यक्ति का होता है, ये 4th हाउस व्यक्ति का अपना घर है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेंथ होने का मतलब होता है व्यक्ति अपने घर के आसपास कोई रोजगार करेगा, व्यापार करेगा, अपने पिता के द्वारा मकान, अपना घर, मतलब कुछ भी करेगा अपने घर के नजदीक ही रहेगा, ऐसा समझो। मम्मी से अच्छा संबंध, अब इस व्यक्ति का माता से अच्छा संबंध नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब ये सारे प्रिडिक्शन आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि चौथा एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि ये व्यक्ति रहेगा कहाँ?
ये व्यक्ति कहाँ रहेगा? बताइए भाई, आप लोग कुछ बोलिए। घर से बाहर रहेगा। सर हाँ। माता पिता से तो अलग ही रहेगा। माता पिता से लग रहा है। अब ये हमको कैसे पता चला? ये जानने के लिए सिर्फ आपको 4 नंबर जानना जरूरी है। देखिए, मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक और प्रश्न पूछें। देखिए, इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, वैवाहिक जीवन? वैवाहिक जीवन के विषय में जाएंगे तो देखिए, शनि छठे घर को एक्टिवेट कर दिया है, राहु छठे घर को एक्टिवेट कर दिया है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहां भी देखिए। और इस पूरे चार्ट में अगर चेक करेंगे, ये चार्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहले नहीं चेक किया था, ये नया चार्ट है आपके लिए, तो आप पाएंगे कि 6 हाउस इज मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ये सर या तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे या बहुत ही ज्यादा आपस में लड़ेंगे। नहीं, खुश मत रहने को कहिए भाई। अक्सर पति पत्नी तो लड़ते ही रहते हैं, तो इनको जो आप कहेंगे वो यही कहेंगे कि आपका अपनी पत्नी से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल सकता है। पत्नी के लिए छठा घर देखते हैं। नहीं, पत्नी के लिए नहीं देखते 6 घर, पत्नी से लड़ाई के लिए 6 घर देखते हैं। पत्नी के लिए तो 7वां घर है। ये व्यापार करेंगे कि नौकरी करेंगे? नौकरी। देखिए, जो व्यक्ति पत्नी से ज्यादा झगड़ा करता है वो व्यापार नहीं कर सकता, वो नौकरी करेगा, क्योंकि छठा घर नौकरी का होता है। तो इसमें स्ट्रेंथ आ गई, अब ये नौकरी करेंगे। तो एक तरह से आप ऐसे समझो, अब अब आपको समझाएं कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो पत्नियों से बहुत प्रेम से रहता है। आप चेक करके देख लेना। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है वो रोज लड़ता रहता है। एक तो पहले वो ऑफिस का टेंशन उसका, और सारी टेंशन निकालने की जगह पत्नी, दोनों आपस में लड़ गए। अब व्यापारी वर्ग क्या है? धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा मात्र खुशहाल है। अब इस जातक को अगर उपाय बताना हो कि देखो व्यापार करोगे तो कैसे करोगे, पत्नी को खुश रखो अपनी। अब ये प्रयास में आ जाता है। कुछ चीजें भगवान बना बनाया हमको दे देते हैं, और कुछ के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम आपको खोआ दे दें,